हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तैयारी हो गया होगा। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए थोड़ा सा आप एफर्ट लगाइए। और हमने टॉप 100 क्वेश्चन सिलेक्ट किया है चैप्टर 4 से लेके चैप्टर 11 10 तक का। 4 से 10 चैप्टर, लगभग 6 चैप्टर में हमने 100 क्वेश्चन का एक कलेक्शन किया। इन 100 क्वेश्चन को आप देखिए, समझिए, कंसम के लिए आने वाले कल परसों। और उसको है फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय प्रेरण का मात्रक। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक पूछ रहा है। इसको चुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड। तो इनका एसआई मात्रक पूछ रहा है तो क्या हम करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स का ये मात्रक है वेबर। ये है एसआई मात्रक। और ये गॉस, तो ये फ्लक्स का मात्रक हो गया चुंबकीय फ्लक्स। ये हो गया फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। और ये गॉस है सीजीएस मात्रक। अगर पूछे कि सीजीएस मात्रक क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र का मैग्नेटिक फील्ड का, तो क्या हो जाएगा गॉस। और एक टेस्ला में कितने गॉस, 10 के पावर 4 गॉस। गॉस को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से आपका तीनों क्वेश्चन हो गया। अब पूछेगा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, हम बोलेंगे वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक टेस्ला। ऐसा मात्रक सीजीएस मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, सीजीएस मात्रक गॉस। एक टेस्ला में 10 के पावर 4 गॉस। चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण की विमीय सूत्र, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछना है। कैसे निकालेंगे। ऐसे क्वेश्चन को याद रखना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आप सूत्र याद रखेंगे तो आसान हो जाएगा। कैसे, तो चुंबकीय क्षेत्र बराबर क्या होता है, क्यू वी बी, चार्ज गुना वी क्रॉस बी। यहां से आपको बी का निकालना है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, एफ बटे क्यू वी। फोर्स का क्या होता है, एम। फोर्स का एम एल टी के पावर -2 बटे क्यू, ए टी होता है इसका डायमेंशनल सूत्र। और वी वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, एल बटे टी। इसको सॉल्व करेंगे तो टी से टी कट गया, एक एल से एल कट गया, तो क्या हो जाएगा, देखिए एम के पावर 1, ए नीचे है तो ऊपर चला जाएगा तो -1, टी के पावर -2, तो ये आ जाएगा। देखिए कहाँ मिल रहा है, ए के पावर -1, एम, एल के पावर 0, क्योंकि एल यहाँ है ही नहीं, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए चार्ज Q moves in region where electric field E and magnetic field B both exist। मतलब किसी ऐसे क्षेत्र में जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड B भी है, यहाँ पर कोई चार्ज को मूव करवाते हैं, वेलोसिटी दे रहे हैं, तो इस चार्ज पर कौन से फोर्स लगेगा, कितना लगेगा। तो ऐसे को लॉरेंज फोर्स बोलते हैं ना। क्या होता है लॉरेंज फोर्स, ये पूछेगा आपको, ये सब्जेक्टिव के लिए याद कीजिए। लॉरेंज फोर्स क्या होता है, इट इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, या फिर इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों का रिजल्टेंट फोर्स होता है या नेट। तो इस पे कौन कौन से फोर्स लगेगा, एक तो लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स और एक लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, चार्ज गुना इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स अभी सिखाए हैं, चार्ज इंटू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी। यहां से देखिए, आप कॉमन ले लीजिए Q को, तो Q कॉमन लिए, E प्लस वी क्रॉस बी। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। यहाँ ऑप्शन गलत दिया हुआ है, Q वी क्रॉस बी मैग्नेटिक फोर्स केवल है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा ना, तो Q इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेंट इनटू पैरेलल वायर्स आर डायरेक्टेड अपोजिट टू ईच अदर। ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, समझ लीजिए। समझने में थोड़ा सा आपको पूरा कंसेप्ट बताना पड़ेगा। अगर एक ही डायरेक्शन में दो करंट जा रहा हो, इस वायर से भी इस वायर से भी सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा हो, तो ये दोनों केवल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। दूसरा, अगर एक का डायरेक्शन ऊपर है और दूसरे का डायरेक्शन नीचे है, तो ये क्या करेगा, तो जब दोनों केबल में अपोजिट डायरेक्शन, देखिए नीचे लिख दिए हैं, अपोजिट में फ्लो कर रहा हो तो रिपेल करेगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। और सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो तो अट्रैक्ट करेगा।
सेम मतलब अट्रैक्ट, एक ही दिशा में दो लोग चलते हैं तो दोस्त बन जाते हैं। तो सेम दिशा में चल रहा हो करंट तो क्या हो जाएगा, दोनों अट्रैक्ट। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हो, एक इधर जा रहा है दूसरा इधर आ रहा है, तो क्या करेगा, रिपेल। याद कर लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है अपोजिट, तो अपोजिट में क्या हो जाएगा, रिपल्सन। तो रिपल्सन क्या है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल इच अदर। करंट इन टू पैरेलल केबल्स आर डायरेक्टेड अपोजिट टू इच अदर, दिस वायर्स क्या होगा, रिपेल करेगा। दो समांतर तारों में विपरीत दिशाओं में धारा प्रवाहित होती है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये पूछेगा सब्जेक्टिव में भी, बायोट सावर्ट लॉ क्या है। बायोट सावर्ट लॉ क्या है, तो बायोट सावर्ट लॉ का फॉर्मूला यहाँ पर आपको बताना है। तो डीबी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी एल क्रॉस आर बटे आर क्यू। ये है बायोट सावर्ट लॉ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। इसी में अगर इस यहाँ पर आर के जगह कैप रहता, जैसे म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी एल क्रॉस यूनिट वेक्टर रहता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे में आर स्क्वायर। यूनिट वेक्टर कैप लगा रहे आर स्क्वायर, वेक्टर लगा रहे आर क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, तो कौन किया था, ऑर्स्टेड ने किया था। एम्पियर, एम्पियर किसका मात्रक है, करंट का। फ्लेमिंग, लेफ्ट हैंड रूल जो मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को बताता है। और फैराडे है, फैराडे लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंज फोर्स आ गया ना, लॉरेंज फोर्स का एक फॉर्मूला याद कर लीजिए। मैग्नेटिक फोर्स बराबर Q इंटू ई प्लस Q इंटू वी क्रॉस बी। यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स दोनों मिलके लॉरेंज फोर्स हो गया। यहाँ पर अगर ये नहीं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं एब्सेंट है तो सिर्फ कौन सा फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो इस केस में कौन सा आंसर, Q इंटू वी क्रॉस बी, मैग्नेटिक फोर्स आ गया। तो ये भी रह सकता है और दोनों कंबाइंड भी रह सकता है। लॉरेंज फोर्स की दिशा प्राप्त करने के लिए कौन से नियम है, द रूल टू डिटरमाइन लॉरेंज फोर्स इज, कौन से फोर्स से हम लॉरेंज फोर्स की दिशा को निकालते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड थंब रूल है, देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल। ये कहता है कि अगर फिंगर का मिडिल फिंगर करंट की दिशा में हो और ये फिंगर आपका मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में हो, तो थंब किसको बताएगा, मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा। याद कर लीजिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल आपके सब्जेक्टिव में भी आएगा, 2 नंबर के मार्क्स में भी आएगा। ऐसे आप फिंगर भी बना सकते हैं। ए चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्रोड्यूस, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई चार्ज मूव कर रहा हो तो कौन कौन से उत्पन्न करता है फील्ड। जैसे अगर कोई चार्ज रेस्ट में हो तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा फील्ड उत्पन्न करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई चार्ज रेस्ट में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर चार्ज मूविंग हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर दे रहा है समरूप रूप से यूनिफॉर्मली चार्ज कौन सा प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर दिया हो कि एक्सेलरेटेड चार्ज, ऐसा चार्ज जिसमें त्वरण है, एक्सेलरेशन है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है, एक्सेलरेटेड चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड स्ट्रेट करंट, स्ट्रेट करंट है कोई, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा बनेगा, इस तरीके से कंसेंट्रिक सर्कल बनेगा परपेंडिकुलर टू वायर। तो सर्कुलर अराउंड द करंट, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्षेत्रफल एक वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो लूप की चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, तो चुंबकीय आघूर्ण कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये पूछा हुआ है, एक बार देख लीजिए, याद कर लीजिए। 2 b a⁴ बटे म्यू नॉट रूट पाई। चुंबकीय क्षेत्र का विमेय सूत्र आपको ये पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन था, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, कैसे निकाले थे, फोर्स बराबर क्यू वी बी, यहाँ से इसका निकालना है तो बी बराबर लिख देंगे एफ बटे क्यू बी। विच ऑफ द एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स का सही फॉर्मूला पूछ रहा है। तो ये हम क्लियरली तभी से बता रहे हैं कि एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए।
फोर्स बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स बराबर क्या होता है, क्यू इंटू ई। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। इस दोनों में से कॉमन ले लीजिए ई, क्यू को, क्यू कॉमन है, क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र बी में भी वेग से गतिशील आवेश पर लगने वाला फोर्स, एक ही फोर्स तो है, कितनी बार बता दिए कि फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज गुना वी क्रॉस बी। यही तो पूछ रहा है बार बार घुमा घुमा के। तो ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका आराम से Q इंटू वी क्रॉस बी, ऑप्शन नंबर 1। एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑन चार्ज गिव मूविंग विथ वेलोसिटी v इन मैग्नेटिक फील्ड, किसी मैग्नेटिक में फील्ड में v वेग से मूव हो रहा है कोई चार्ज q, तो उस पर लगने वाला फोर्स। सामान्य संकेतों में चल कुंडली में गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्रीता का मान होता है। द यूजुअल सिंबल, द वैल्यू ऑफ करंट, सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो क्या हो जाएगा आंसर, सेंसिटिविटी का फॉर्मूला याद कर लीजिए, थीटा बाई, मतलब पर यूनिट करंट के लिए कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी। पर यूनिट करंट चेंज के लिए डिफ्लेक्शन क्या कहलाता है, सेंसिटिविटी। NBA बाई सी हो जाता है इसका आंसर। रेसिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज, आइडियल एमीटर एक सामान्य आदर्श एमीटर होता है, उसका प्रतिरोध कितना होता है, उसका जीरो, नगण्य होता है, जीरो हो जाएगा इसका आंसर। तो एक आदर्श एमीटर का एक रेसिस्टेंस आइडियल एमीटर का क्या होता है, जीरो। लेकिन वोल्ट मीटर का पूछेगा, वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो इन्फिनिटी होता है। वोल्ट मीटर के लिए गैल्वेनोमीटर में एक हाई रेसिस्टेंस हम सीरीज में लगाते हैं, वोल्ट मीटर के लिए गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेसिस्टेंस लगाते हैं, और आमीटर के लिए हम लोग शंट का उपयोग करते हैं। आमीटर में एक शंट लगाते हैं लो रेसिस्टेंस का। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, बोल दिए अभी पीछे क्वेश्चन में। आमीटर को शंट करते हैं तो इसका मेजरिंग रेंज, जब हम लोग शंट करते हैं, शंट क्यों करते हैं, जैसे गैल्वेनोमीटर होता है जो करंट को मेजर करता है, इसका जो रेंज होता है, परास होता है, ये बहुत कम होता है। ये कम करंट को मेजर करता है, बहुत कम करंट को ही मेजर करता है। आमीटर कम करंट को, गैल्वेनोमीटर कम करंट को मेजर करने का एक डिवाइस है। उसको हम बड़े करंट के लिए यूज करना चाहते हैं, उसमें एक शंट का प्रयोग करते हैं जिसमें लो रेसिस्टेंस लगाते हैं। तो इससे क्या होता है, हम ज्यादा अमाउंट के करंट को भी मेजर कर सकते हैं। तो इसका मतलब इससे क्या हो जाएगा, परास बढ़ जाएगा, लेकिन एक्यूरेसी कम हो जाएगा, एक्यूरेसी कम हो जाएगा, परास बढ़ जाएगा। व्हेन अमीटर इज शंटेड इट्स मेजरिंग रेंज इज, अमीटर को शंट करने से मेजरिंग रेंज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीजेज। पूछेगा इसका सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। The magnetic moment loop M directed angle theta with applied uniform magnetic induction B. The torque acting on loop is, एक लूप का चुंबकीय घूर्ण M है, आरोपित एक सामान्य विद्युत क्षेत्र B से कुछ कोण थीटा पर दिष्ट है। तो लूप टॉर्क का फॉर्मूला आप लोग को P क्रॉस E बताए थे डाइपोल के केस में, P क्रॉस E टॉर्क का फॉर्मूला। यहाँ पर टॉर्क का फॉर्मूला P की जगह M क्रॉस B, टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m क्रॉस बी, टॉर्क का फॉर्मूला m क्रॉस बी। तो दोनों मिलता जुलता है, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट था, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट आ गया सीधा m। अब बाकी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ चुंबकीय फील्ड आ गया। तो ये दोनों फॉर्मूला याद कर लीजिए, टॉर्क इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लगेगा p क्रॉस सी, मैग्नेटिक डाइपोल पे m क्रॉस बी। शंट का प्रयोग में धारा मापे की शीघ्रता, अभी बताए थे सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर का क्या हो जाता है, कम हो जाता है जब शंट का प्रयोग करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर का सेंसिटिविटी सुग्रहिता, शंट के प्रयोग से धारा मापी की सुग्रहिता में कमी आएगा, सुग्रहिता में कमी आएगा, लेकिन इसका रेंज, रेंज मतलब परास बढ़ जाएगा, ये बात याद रखिए। फॉर कन्वर्टिंग अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, अभी बताया एक गैल्वेनोमीटर है, इसको हम वोल्टमीटर में बनाने के लिए हाई रेसिस्टेंस सीरीज में लगाते हैं। तो क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बनाने की जरूरत के लिए हम लोग हाई रेसिस्टेंस का प्रयोग करते हैं। चैप्टर 4 से इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मेरे लिए, मेरे समझ से था। अब चैप्टर 5 का देखते हैं। दंड चुंबक की ज्यामितीय लंबाई और चुंबकीय लंबाई में संबंध। एक चुंबक होता है
और चुंबक के दोनों ध्रुव के बीच की लंबाई को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय लंबाई। इसको बोलेंगे चुंबकीय एल, ये एल हो गया मैग्नेटिक। और चुंबक के कंप्लीट जो टोटल लंबाई होता है उसको बोलते हैं एल जी। इन दोनों में क्या संबंध है? देखो मैग्नेटिक लेंथ छोटा नहीं लग रहा है, ध्रुव तो थोड़ा अंदर होगा ना, तो मैग्नेटिक लेंथ एल जो हो जाएगा वो 5/6 एल जी हो जाएगा। मतलब अगर इस पूरे चुंबक की लंबाई 6 मीटर है तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का लंबाई कितना होगा? 5 मीटर। मतलब थोड़ा अंदर रहेगा, थोड़ा अंदर रहा। तो ऑप्शन नंबर 1। चुंबक की द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होती है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर था? माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या था? चार्ज गुना दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, वेक्टर क्वांटिटी था और माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ। लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल जो एक मैग्नेट होता है, इसमें साउथ पोल है एक नॉर्थ पोल है, तो ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा इसका डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होगा, साउथ से नॉर्थ। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m है, लंबाई 1 मीटर है या लंबाई l लिखा हुआ है, को त्रिज्या के r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है तो नया द्विध्रुव आघूर्ण होगा। ए वायर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m एंड लेंथ l इज बेंट इनटू शेप ऑफ सेमी। मतलब सीधा समझो कि एक ये वायर है जिसका लेंथ l है और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m है। अब इसी को हम बेंट करके ऐसा शेप दे दिए हैं, हाफ सर्कुलर। अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट m है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? तो जानते हैं कि अगर एक चुंबक है, इसको मोड़े हैं, तो चुंबक का जो पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m होगा वो तो फिक्स रहेगा, पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m फिक्स रहेगा। अब जानते हैं कैपिटल M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है क्या होगा? ये होता है पोल स्ट्रेंथ गुना दोनों पोल के बीच का दूरी। नॉर्थ पोल साउथ के पोल के बीच का डिस्टेंस अगर एल है तो पोल स्ट्रेंथ इंटू एल, एम बराबर एम इंटू एल हो गया। यहां से स्मॉल एम बराबर कितना हो जाएगा? कैपिटल एम बटे एल। अब यहां पर भी सेम, तो एम डैश बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ तो वही रहना है और दोनों पोल के बीच का दूरी कितना हो गया? आप देखिए दोनों पोल के बीच का दूरी क्या हो जाएगा? रेडियस का दुगुना नहीं है, रेडियस का दुगुना 2r। अब हमको रेडियस निकालना है, तो जो लंबाई है वो लंबाई अब क्या हो गई? ये लंबाई टोटल इस हाफ सर्कुलर के पेरीमीटर के रूप में आ गया। तो क्या जाएगा? हाफ सर्कुलर का पेरीमीटर 2πr का क्या हो जाएगा? 2πr होता है ना, तो पाई आर आ जाएगा। यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा? l बटे पाई। यहाँ डाल दीजिए m इंटू आर की जगह l बाई पाई। इसको सॉल्व कर, अब यहाँ से m बराबर क्या जाएगा? m बराबर m डैश बट्टे 12 इंटू पाई। अब यहाँ से एक m निकाल लिए, एक m यहाँ से निकाल लिए, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। दोनों को इक्वेट कर देंगे तो m डैश का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 2m बटे पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव प्रबलता। जैसे ध्रुव प्रबलता क्या होता है? जैसे चार्ज होता है ना, चार्ज इक्विवेलेंट टू पोल स्ट्रेंथ। चार्ज जैसे होता है वैसे यहाँ पर ध्रुव प्रबलता, कि कोई मैग्नेट किसी मटेरियल को कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर पा रहा है। कोई मैग्नेट किसी मैग्नेटिक मटेरियल को, मैग्नेट ने का एक होता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, एक होता है वीक मैग्नेट। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ज्यादा पावरफुल होगा, ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, वीक मैग्नेट कम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। तो कोई मैग्नेट कितने पावरफुल है, कितने अधिक फोर्स लगा पा रहा है, वो कहलाता है ध्रुव प्रबलता। जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसको ध्रुव प्रबलता ज्यादा होगा, वीक मैग्नेट का ध्रुव प्रबलता कम होगा। तो यही ध्रुव प्रबलता का पोल स्ट्रेंथ का मात्रक पूछ रहा है, विमेय सूत्र पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद कर लीजिए। ध्रुव प्रबलता का विमेय सूत्र क्या हो जाएगा? ए इंटू एल। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पोल स्ट्रेंथ का मात्रक पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? एम्पियर इंटू मीटर। देखिए यहाँ पर क्या था, ये करंट है, लेंथ है, करंट का हो जाएगा एम्पियर, लेंथ का हो जाएगा मीटर, तो यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर इंटू मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कितनी बार पूछा गया, 10, 17, 21। तो ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक एम्पियर इंटू मीटर हो जाएगा।
और मैग्नेटिक मोमेंट का यहाँ पर पूछ रहा है। मैग्नेटिक मोमेंट का तो एम्पियर इंटू मीटर था, अभी क्या बताए थे, मैग्नेटिक मोमेंट बराबर पोल स्ट्रेंथ गुना लेंथ। पोल स्ट्रेंथ का क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर, लेंथ का मीटर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका एम्पियर मीटर स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिए। एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट का, एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक, एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक, लेकिन एम्पियर मीटर हो जाएगा ध्रुव प्रबलता का मात्रक। ध्रुव प्रबलता का जिसको पोल स्ट्रेंथ कहते हैं उसको एम्पियर इंटू मीटर, और यहाँ पर एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर पूछ रहा है चुंबकीय द वैल्यू ऑफ डीप एंगल एट पोल और वैल्यू ऑफ डीप एंगल एट मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ इज। जो अर्थ है इसके दोनों पोल पर डीप एंगल कितना होता है, एंगल ऑफ डीप कितना होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव या पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है, तो ध्रुव पे नमन कोण होता है 90 डिग्री। जैसे जैसे इक्वेटर पे आते हैं होता है 0 डिग्री, फिर हो जाता है 90 डिग्री। एंगल ऑफ डीप हो जाएगा इक्वेटर पे कितना बताए 0 डिग्री, पोल पे 90 डिग्री, 90 डिग्री, दोनों साउथ पोल नॉर्थ पोल पे 90 डिग्री, और इक्वेटर पे कितना हो जाएगा, तो पूछेगा इक्वेटर पे 0, फिर पूछेगा पोल पे 90 डिग्री, फिर पूछेगा अगर हम पोल से इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, तो पहले क्या होगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। इक्वेटर से पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं तो एंगल क्या हो जाएगा, 90 से 0 हो जाएगा तो घट गया, फिर नॉर्थ साउथ पोल की तरफ गया तो फिर बढ़ गया। When the dip angle is phi, the value of unusual symbol is। जब नमन कोण फाई हो तब डैश का सामान्य संकेतों में होगा, मतलब नमन कोण पूछ रहा है, नमन कोण का फॉर्मूला। तो कोई अर्थ है, अर्थ से अगर ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट, इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब ये जो फाई होता है ना, ये एंगल फाई होता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल के साथ कंपोनेंट फाई हो गया। तो यहाँ पर आपको टेन फाई जो हो जाएगा, टेन फाई बराबर वर्टिकल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का बटे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहाँ पर टेन फाई बराबर बी भी बटे बी एच। ऐसा भी हो सकता है ऑप्शन में कॉस फाई बराबर, तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉस फाई लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच बटे बी नेट मैग्नेटिक फील्ड। ये भी एक क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पीस ऑफ आयरन इज, लोहे का टुकड़ा क्या होता है। आपको आयरन का पूछेगा, कॉपर का पूछेगा, निकिल का पूछेगा, इन सब का। तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो कहलाता है पैरामैग्नेटिक, और जिसको अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, और जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक। तो आप आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालोगे तो आयरन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या मिलेगा आपको, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। कॉपर क्या होता है, कॉपर पूछेगा तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालिएगा तो इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल जो होगा वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, डीप फुलफिल होगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाएगा। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेज, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। ससेप्टिबिलिटी मतलब कितना इजीली चुंबकीय बन जाता है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर। तो क्या हो जाएगा, इसका कांस्टेंट वैल्यू होता है, ये आंसर हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा, 19 में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए हो सकता है ये। निकिल क्या है, निकिल को अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो इसके डी सेल में डी फुलफिल नहीं होगा, तो इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, पैरामैग्नेटिक। चुंबकशीलता, द परमिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज, एक लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकशीलता क्या होता है, तो एक से ज्यादा होता है, एक से बहुत ज्यादा होता है। बाकी का एक के आसपास ही होता है, लेकिन इसका एक से बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि 100 टू 1000, इस रेंज में आता है, इससे भी ऊपर आ जाता है। तो इसका वैल्यू, एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पूछे तो इसका चुंबकीयता बहुत ज्यादा होता है, बहुत चुंबकीय हो जाता है इजीली। चुंबकशीलता का विमा पूछ रहा है, चुंबकशीलता का विमा, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक परमिबिलिटीज। परमिबिलिटी मतलब बताया ना कि कितना इजीली उससे मैग्नेटिक फील्ड पेनिट्रेट हो रहा है, कितना जल्दी, कितना आसानी से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट, इसको याद रखिए, ml(T⁻², I⁻², और इसको हम हेनरी पर मीटर में मेजर करते हैं। इसका यूनिट पूछे परमिबिलिटी का तो हेनरी पर मीटर H/m, और H m⁻1।
तो ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ml t (-2) I(-2) चुंबकशीलता का विमेय सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आएगा, 15 में पूछा हुआ था। नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो डीप एंगल क्या होता है? लास्ट डे भी हम बताए थे कि ये है नॉर्थ पोल, नॉर्थ साउथ पोल, ये इक्वेटर हो गया। नॉर्थ पोल पे एंगल ऑफ डिप कितना होता है? 90 डिग्री। इक्वेटर पे कितना होता है? 0 डिग्री। तो जब हम नॉर्थ पोल से या साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो एंगल ऑफ डिप क्या होता है? कम होता है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ पोल पे एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री, इक्वेटर पे 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? घटेगा। 90 से 0 हो रहा है, घटेगा। तो नॉर्थ पोल पे याद कर लीजिए, नॉर्थ पोल पे कितना? 90 डिग्री। पूछेगा डिप एंगल नॉर्थ पोल पे 90 डिग्री। इक्वेटर पे पूछेगा कितना? 0 डिग्री। साउथ पोल पे भी कितना? 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकशीलता के लिए कौन सा संबंध सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर परमेबिलिटी? परमेबिलिटी का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो आपको सिंपल परमेबिलिटी का जो फॉर्मूला हो जाएगा B/H। परमेबिलिटी का एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, B/H, मी बराबर B/H। If B is Earth magnetic field in magnetic meridian, delta is angle of dip, BH is horizontal। अभी ये क्वेश्चन हम लोग किए थे। BH is horizontal component of B, BB is vertical component of B, which of the following correct? अर्थ है, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड B है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट BB, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH। तो पूछ रहा है कौन सा सही है? ये एंगल ऑफ डिप है। तो अभी बताया ना एंगल ऑफ डिप है यहाँ पर, तो आप इसको लगाइए ना, कंसेप्ट लगाइए ना। cos थीटा बराबर क्या होता है? B/H होता है। यहाँ पर B क्या है? BH, और H क्या है? मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड B है। तो cos थीटा बराबर BH/P। यहाँ से BH पूछेगा तो क्या हो जाएगा? B इंटू कॉस लेमडा। यहाँ पर जो सिंबल है उस सिंबल डाल दीजिए। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये चुंबकीय यामोत्तर में पार्थिक चुंबकीय क्षेत्र B, नमन कोण लैम्डा, B का क्षैतिज घटक BH, B का उदग्र घटक है BV। तो कौन सा सही है? अभी इससे पहले भी देखे थे, tan थीटा पूछेगा, tan लैम्डा पूछेगा तो क्या हो जाएगा? BV/BH। तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट चैप्टर से कुछ क्वेश्चन। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक पूछ रहा है, चुंबकीय फ्लक्स। तो ये किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र का। यूनिट ऑफ द ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये ऐसा मात्रक है किसका? ऐसा मात्रक है चुंबकीय क्षेत्र का, मैग्नेटिक फील्ड का। फील्ड क्षेत्र कैसा मात्रक है ये? हेनरी किसका है? आप बताइए कमेंट में। वेबर किसका है? तो वेबर है फ्लक्स का मात्रक। मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक क्या है? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर है। और इसका आप बताइए फटाक से कमेंट में। जूल्स पर सेकंड, तो ये तो आप बताइए। जूल, ये हो गया पावर, ये हो गया टाइम। वर्क पर यूनिट टाइम क्या होता है? पावर। 1 हेनरी ये तो सिंपल है। जैसे कि एक मिलीमीटर क्या होता है? मिलीमीटर। मिली मतलब 10⁻³ मीटर। ये पूछ रहा है कि 1 हेनरी किसका होता है? तो 10⁻, ये हो गया 10⁻³ मिली, और ये 10⁻³ है। दोनों को कट करेंगे तो कट जाएगा। तो देखिए सीधा हेनरी आ गया। तो 1 हेनरी एक सिंपल मैथमेटिकल हो गया। 1 हेनरी बराबर 10⁻³ मिली हेनरी। मिली इसलिए 10⁻³ होता है इसका मान, और ये दोनों कट जाएगा तो 1 हेनरी आ गया दोनों साइड। प्रेरकत्व SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन रहे या म्यूचुअल इंडक्शन रहे, सेल्फ इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन, स्वप्रेरकत्व रहे या अन्योन्य प्रेरकत्व रहे, अन्योन्य, दोनों के ही मात्रक क्या होते हैं? हेनरी होते हैं। इससे पहले आपको पूछे थे कमेंट में बताने के लिए, वही क्वेश्चन यहाँ आ गया। तो सेल्फ इंडक्शन रहे, स्वप्रेरकत्व, या अन्योन्य प्रेरकत्व, म्यूचुअल इंडक्शन रहे, दोनों के मात्रक क्या होता है? हेनरी। ओम किसका मात्रक है? रेसिस्टेंस, प्रतिरोध का। रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। वोल्ट किसका मात्रक है? विभव का। पोटेंशियल डिफरेंस का, विभवांतर या विभव का वोल्ट। कूलम किसका मात्रक है? चार्ज का। कूलम किसका मात्रक है? चार्ज का। इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है? स्टैट कूलम। स्टैट कूलम। और एक कूलम में आप फटाक से बताइए कितना स्टैट कूलम होता है? पूछेगा ये आपको।
अन्योन्य, और इससे पहले था सेल्फ इंडक्शन। इससे पहला क्वेश्चन सेल्फ इंडक्टेंस का था, यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस का है। अन्योन्य, तो दोनों प्रकार के इंडक्टेंस का मात्रक क्या होता है? एनडी होता है। ओम रेसिस्टेंस, टेस्ला किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। यहाँ भी था टेस्ला, बता दिए थे। टेस्ला किसका? मैग्नेटिक फील्ड का, चुंबकीय क्षेत्र का। तप्त तार एमीटर मापता है। इन एसी सर्किट हॉट वायर एमीटर मेजर्स। देखिए, सिंपल एमीटर जो होता है, सिंपल एमीटर, एमीटर जो होता है वो करंट को मापता है, करंट धारा को मापता है। कौन सी धारा को? डीसी धारा को। लेकिन एसी धारा तो अलग होता है ना, एसी धारा का डायरेक्शन चेंज होता रहता है। इसको मेजर करने के लिए हम सिंपल एमीटर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हॉट वायर एमीटर का प्रयोग करते हैं। और ये हॉट वायर एमीटर किसको मापता है? आरएमएस वैल्यू को मापता है, आरएमएस मान को मापता है। हॉट वायर एमीटर किसको मापता है? आरएमएस मान को। तो यहाँ पर पूछा आपको धारा का कौन सा भाग को मापता है, तो क्या बोलेंगे? आरएमएस। एसी का आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है, क्योंकि एवरेज मान तो 0 होता है एक साइकिल में, तो ये तो मेजर कर नहीं सकता। पीक वैल्यू इंस्टेंटेनियस होता है, जो साइकिल में एक टाइम पीरियड में 2 बार आता है, तो आरएमएस को मापता है। तो पूछेगा हॉट वायर किसको मापता है? हॉट वायर एमीटर आरएमएस मान को मापता है। द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज इक्विवेलेंट टू। इंडक्टेंस तो आपको एक फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर, ईएमएफ बराबर होता है एल डी आई बटे डी टी, एल डी आई बटे डी टी। इसका अब देखिए, इस एल का मात्रक पूछ रहा है एल, तो एल बराबर क्या हो जाएगा? ई इंटू डी टी बटे डी आई। ईएमएफ का होता है वोल्ट, डी टी का क्या होता है? डी टी चेंज इन टाइम है तो सेकेंड, और डी आई क्या है? करंट, तो एम्पियर। तो वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। ऑप्शन नंबर ये वोल्ट, वोल्ट देखिए यहाँ सेकंड नीचे में है, वोल्ट सेकंड पर एम्पीयर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर से कुछ क्वेश्चन अल्टरनेटिंग करंट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है? पहला क्वेश्चन, इन एसी सर्किट द करंट एंड वोल्टेज आर गिवन बाय आई बराबर आई साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट को भी समझना जरूरी है। दे रहा है करंट का एक इक्वेशन दिया, आई बराबर 5 कॉस ओमेगा टी एंड वी बराबर 200 साइन ओमेगा टी। पावर लॉस इन सर्किट इज, पावर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? पावर बराबर V इंटू आई इंटू कॉस फाइव, ये होता है, या आर एम एस कॉस फाइव। अब यहाँ पर फाइव क्या है? ये फाइव है फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस। किसका फेज डिफरेंस है ये फेज डिफरेंस है करंट और वोल्टेज का। तो देखिए, कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, कॉस साइन, अगर इन दोनों को हम एक जब भी कंपेयर करना हो तो कॉस और साइन को एक फॉर्म में ले आओ। यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, तो या तो यहाँ भी कॉस हो या यहाँ भी साइन हो, दोनों सेम होना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं आई बराबर 5 साइन 90 प्लस ओमेगा टी। नहीं लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो साइन 90 प्लस ओमेगा टी फिर से लिख देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं आई बराबर 5 साइन ओमेगा टी प्लस 90, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, ये v और i दोनों के सेम इक्वेशन फॉर्म में आ गए, सेम फॉर्मेट में आ गए। यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन है। अब यहाँ ओमेगा टी है, यहाँ ओमेगा टी है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 90 डिग्री है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? साइन ओमेगा टी साइन के अंदर में ओमेगा टी है, यहाँ साइन ओमेगा टी प्लस 90 है। इन दोनों का फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब फेज डिफरेंस 90 होगा तो कॉस 90 रखेंगे, कॉस 90 क्या होता है? 0, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा इसका ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इन वन कंप्लीट साइकिल। अब देखिए, एक एसी का जो कर्व बनता है ऐसा बनता है। अब ये प्लस वैल्यू है इस साइड माइनस है। जितना प्लस, जितने समय के लिए प्लस रहा इक्वेशन कर्व, उतने समय के लिए माइनस भी रहा। अब इन दोनों का औसत निकालेंगे तो प्लस और ये माइनस दोनों जोड़ के क्या हो जाएगा? 0। तो एक एक साइकिल में एक एवरेज जो एसी वोल्टेज होता है वो 0 होता है, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान तथा मूल माध्य वर्ग का अनुपात क्या होता है? इसको बोलते हैं आरएमएस मान। द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इज, किसी एसी के पीक वैल्यू जिसको आप वी नॉट बोलते हो, आरएमएस को वी आरएमएस बोलते हो, इस दोनों में संबंध पूछ रहा है। तो वी बराबर क्या हो जाएगा? पीक वोल्टेज बराबर क्या हो जाएगा? तो आप जानते हैं वी आर एम एस बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, वी नॉट बाई रूट टू। वी आर एम एस बराबर वी नॉट बटे रूट टू। तो पूछ रहा है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, शिखर वी नॉट बटे, इसके बाद पूछ रहा है आरएमएस मान, वी आरएमएस का अनुपात पूछ रहा है। तो इसको इधर भेजेंगे तो ये इधर आ जाएगा, रूट टू हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये इधर गया वी नॉट बटे, वी नीचे आ गया, ये इधर चला गया, तो क्या जाएगा? ये पूछ रहा है कि पीक मान वी नॉट और आरएमएस मान वी आरएमएस का अनुपात पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? रूट टू। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, वी आरएमएस बराबर वी नॉट बटे रूट टू, आई आरएमएस बराबर आई नॉट बटे रूट टू। ये फॉर्मूला आप याद रखो, वी आरएमएस वी नॉट बटे रूट टू, आई आरएमएस आई नॉट बटे रूट टू। वी नॉट क्या है? पीक वोल्टेज है, आई नॉट क्या है? पीक करंट है। एसी परिपथ की औसत शक्ति होती है, तो पावर बराबर आप डीसी में क्या लिखते हो? वी इंटू आई। पावर बराबर डीसी में लिखते हैं वी इंटू आई, लेकिन पावर बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे? पावर बराबर एसी के लिए क्या हो जाएगा? वी यहाँ लिखेंगे आर एम एस, आई आर एम एस, और साथ में एक मल्टीप्लाई होगा कॉस फाई से। कॉस फाई को बोलते हैं पावर फैक्टर, पावर फैक्टर बोलते हैं, और इस फाई को बोलते हैं, फाई जो है वो फेज डिफरेंस, कलांतर बोलते हैं हिंदी में, फेज डिफरेंस। तो इसी परिपथ की औसत शक्ति का फॉर्मूला ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, ये वी जो है आर एम एस है, आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो सभी बच्चे। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0.6 साइन 100 पाई टी से निरूपित है, तो विद्युत धारा की आवृत्ति। द इक्वेशन ऑफ एसी इज रिप्रेजेंटेड बाय I बराबर 0.6 साइन 100 पाई टी द फ्रीक्वेंसी। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको समझना होगा। I बराबर 0.6 साइन 100 पाई टी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सिंपली एक स्टैंडर्ड इक्वेशन जो आपको पता है उसको लिख लेना है। कैसे? I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन है, स्टैंडर्ड एसी का इक्वेशन ये है। अब इस दोनों को कंपेयर करो। आई नॉट को बोलते हैं पीक करंट, इसको क्या बोलते हैं? पीक करंट, उच्चतम धारा। अब अगर इसी में पूछता है कि इस समीकरण में पीक करंट का मान क्या है, तो हम क्या बोलते हैं? 0.6 एम्पियर, 0.6 एम्पियर बोलते हैं। फिर साइन का साइन, यहाँ पर 100 पाई टी है, यहाँ ओमेगा टी है, मतलब ओमेगा टी का मान कितना दिया है? 100 पाई। ओमेगा टी 100 पाई, ओमेगा टी 100 पाई टी, टी से टी कट गया, तो ओमेगा का मान कितना है? 100 पाई दिया है। ये आ गया, ये आ गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। लेकिन फ्रीक्वेंसी आपको पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है? और ओमेगा बराबर एक फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ, तो इसकी जगह 2 पाई एफ रखिए तो 100 पाई हो जाएगा, और यहाँ पाई से पाई कटा, 2 से 50, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 50 हर्ट्ज आ गया। तो इस तरीके से आप इसको कंपेयर करके निकालेंगे, तो कितना आ गया? 50 आ गया। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर वोल्टा 440 वोल्टेज की आभासी वोल्ट तक क्या है? द पीक वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स 440, द वर्चुअल वोल्टेज, वर्चुअल को बोलते हैं आरएमएस, और ये पीक दिया है। तो आपको एक फॉर्मूला कितनी देर से बता रहे हैं, पीक वोल्टेज बराबर क्या हो जाएगा? वी बराबर, ये वी आर एम एस बराबर वी नॉट बटे रूट टू, वी आर एम एस बराबर वी नॉट बटे रूट टू। आपको वर्चुअल पूछ रहा है, पीक दिया हुआ, मतलब ये वी नॉट दिया हुआ है 440 बटे नीचे में रूट टू। अब ऊपर नीचे रूट टू से गुना कीजिए, रूट टू ऊपर कर दिए गुना, नीचे भी रूट टू कर दिए, रूट टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये 2 रूट टू गुना रूट टू, 2, और 2 से कट गया तो कितना हो गया? 220, और ये रूट टू नीचे में है तो कितना हो गया? 220 रूट टू। आंसर करेक्ट हो गया सी। द इम्पिडेंस ऑफ एलआर सर्किट इज, एलआर सर्किट का इम्पिडेंस पूछ रहा है,
तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है यहाँ से, इम्पीडेंस जिसको हम क्या बोलते हैं, जेड बोलते हैं, इम्पीडेंस जेड अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये होता है नेट इम्पीडेंस का फॉर्मूला। इससे बहुत सारे इक्वेशन बन जाएंगे। यहाँ पर एक्सएल का मान कितना हो जाएगा, एक्सएल बराबर ओमेगा इंटू एल, और एक्स सी का मान क्या हो जाएगा, 1 ओमेगा इंटू सी। एक्सएल ओमेगा एल, एक्स सी 1 ओमेगा सी। तो जब भी प्रतिबाधा की बात आए, प्रतिबाधा का एक फॉर्मूला जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। फिर से लिखता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए लिखता हूँ बार बार, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। एक्सएल का मान लिखा हुआ है, एक्स सी का मान लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर एल आर परिपथ है, एल आर परिपथ है, यहाँ सी नहीं है, तो सी वाला टर्म को हटा दीजिए। तो सी वाला टर्म को हटा दिए तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ये हो जाएगा, सी हट गया। अब एक्सएल का मान क्या है, ओमेगा इंटू एल, तो आर स्क्वायर, एक्सएल का मान ओमेगा इंटू एल का स्क्वायर, तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी। तो एक फॉर्मूला याद कीजिए, यहीं पर रहता, यहाँ एल के जगह सी रहता, आर सी रहता, तो आर सी में एल हट जाता, तो एक्स आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, एक्स सी का होल स्क्वायर। तो आपको इस तरीके से निकालना है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर करेक्ट। इसमें पूछ रहा है प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान के बीच संबंध, द रिलेशन बिटवीन आरएमएस एंड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड पीक करंट। तो आपको कितनी बार बता रहे हैं, आई आर एम एस बराबर आई नॉट बटे रूट टू, आप यही याद कीजिए और कुछ भी नहीं। अब 1/√2 करेंगे, 1/√2 का मान क्या आ जाएगा, 0.703, 1/√2 ये क्या है, आई नॉट बटे रूट टू है, 1/√2 का मान करेंगे 0.703 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आई आर एम एस बराबर 0.703 आई नॉट, 1/√2 का मान करेंगे तो ये आ जाएगा। एलसीआर परिपथ में अनुनाद, जब भी अनुनाद दिख जाए, विद्युत अनुनाद, जब भी अनुनाद दिख जाए इन एलसीआर सर्किट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक रेजोनेंस, इंग्लिश में रेजोनेंस दिख जाए और हिंदी में अनुनाद दिख जाए, तो सिंपल यहाँ पर आपको एक चीज तो याद होना चाहिए, एक्स एल बराबर एक्स सी। जब भी अनुनाद दिखे एक्स एल बराबर एक्स सी कर दो। जो पिछला इक्वेशन आप देखे थे ना, यहाँ पर एक्स एल और एक्स सी देखे थे, एक्स एल हो गया एक्स सी हो गया। तो जब भी अनुनाद दिखे, अनुनाद के लिए एक ही शर्त है, एक्स एल बराबर क्या हो जाए, एक्स सी। एक्स एल का वैल्यू अभी सिखाए हैं ओमेगा इंटू एल, एक्स सी का अभी सिखाए हैं 1/ओमेगा इंटू सी। यहाँ ये अभी कंडीशन पूछ रहा है, आगे चल के ये भी कंडीशन पूछेगा, ओमेगा को इधर भेज दीजिए, तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा गुना ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/एल सी, या फिर ओमेगा बराबर अंडर रूट 1/एल सी। ये भी आपको पूछ सकता है कि अनुनाद के लिए ओमेगा का मान कितना होना चाहिए, तो ओमेगा बराबर 1/√LC, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा बराबर 1/√LC। ये भी आपको समझ लेना है, ओमेगा स्क्वायर LC, ओमेगा एल दोनों बराबर होना चाहिए, एक्स एल बराबर एक्स सी, एक ही इक्वेशन है, इसी से सब आता है। आपको ये भी पूछेगा कि फ्रीक्वेंसी अनुनाद के लिए क्या होना चाहिए, तो 1/2π√LC। क्यों, क्योंकि ओमेगा बराबर 2π इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ओमेगा बराबर 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। तो एक ये आपको इक्वेशन समझ याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी बराबर 1/2π, 1/2π√LC, ओमेगा बराबर 1/√LC, एक्सएल बराबर एक्ससी होना चाहिए अनुनाद के लिए, या और एक्सएल का मान रखेंगे ओमेगा एल, एक्ससी का मान रखेंगे 1/ओमेगा सी। तो आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। अभी आपको पूछ लिया ये वाला इक्वेशन, तो ये आपको टिक मार दीजिए। फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज फाई, देन पावर फैक्टर। यदि धारा और विभवांतर के बीच का कलांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक होगा। कितनी बार बताए, पावर बराबर क्या होता है, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। ये शक्ति का इक्वेशन याद रखना है। इसमें कॉस फाई को हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बोलते हैं, पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर शक्ति गुणांक। तो पूछ रहा है शक्ति गुणांक का क्या होगा वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, कॉस फाई हो जाएगा। और यहाँ पर फाई को क्या बोलते हैं,
फेज डिफरेंस, कलांतर। प्रतिघात, रिएक्टेंस का मात्रक पूछ रहा है, रिएक्टेंस XL, XC और Z, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा इंटू एल। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला 1/ओमेगा इंटू सी। इसको बोलते हैं इम्पीडेंस, इम्पीडेंस जिसको प्रतिबाधा बोलते हैं, प्रतिबाधा। ये तीन चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसी अगर पढ़ रहे हो, तीन चीज नहीं पता तो कुछ भी नहीं पता है। एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्ससी कैपेसिटिव रिएक्टेंस और जेड इम्पीडेंस। एक्सएल ओमेगा एल, एक्ससी 1/ओमेगा सी और इम्पीडेंस प्रतिबाधा। इस तीनों का मात्रक होता है ओम, इन तीनों का मात्रक ओम होता है। इसी में एक्सएल बराबर एक्ससी हो जाता है, इसको बोलते हैं रिजोनेंस, रिजोनेंस। और एक खास फ्रीक्वेंसी पे होता है, इसे एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पे होता है, जिस फ्रीक्वेंसी पे रिजोनेंस होता है उसको बोलते हैं रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होता है। और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता है 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। ये सब आपको समझ में आना चाहिए, सब पता होना चाहिए। नहीं पता है इसका मतलब आप कहीं ना कहीं पढ़ाई में कमी किए हैं। फैराड किसका यूनिट होता है, कैपेसिटेंस का। फैराड किसका यूनिट, कैपेसिटेंस। एम्पियर करंट का। और ये मो किसका होता है, ओम का उल्टा होता है, ओम का उल्टा मो जिसको बोलते हैं कंडक्टेंस। ओम रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस चीज अभी बताए ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस धारितीय प्रतिघात, पता है ना, एक्ससी। एक्ससी को इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इसको हिंदी में बोलते हैं धारितीय प्रतिघात, एक्ससी। तो क्या बताए, कितनी बार बताए, एक्ससी बराबर क्या होगा, 1/ओमेगा सी। एक्स एल बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू एल। इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इन दोनों का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। एक्सएल का मान 1/ओमेगा, एक्सएल का मान ओमेगा इंटू एल, एक्ससी का मान 1/ओमेगा इंटू सी। देखिए किस में पूछा हुआ है, एक्ससी का। आपको एक्सएल पूछ देगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस इस बार पूछेगा। ये सब तो वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको देख लेंगे। ओमेगा एल क्या है, एक्सएल का मान है ओमेगा इंटू एल, 1/ओमेगा सी एक्ससी का मान है। प्रतिबाधा कैसा मतलब ये बताए ना, एक्ससी रहे इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस रहे, एक्सएल रहे इंडक्टिव रिएक्टेंस रहे और जेड रहे, इन सब का मान क्या होता है, ओम ही होता है। इन सब का यूनिट, हेनरी किसका यूनिट है आप बताएंगे, टेस्ला किसका यूनिट है आप बताएंगे। नहीं याद है तो पीछे बताए हैं क्वेश्चन, देख लीजिए जाके। एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा, तभी से बता रहे हैं प्रतिबाधा का एक फॉर्मूला याद करो, जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये याद कीजिए। अब यहाँ पर एक्स एल का मान अभी क्वेश्चन में बताए हैं आर स्क्वायर, एक्स एल का मान होता है ओमेगा एल माइनस एक्स सी का मान होता है 1/ओमेगा इंटू सी, इसका होल स्क्वायर। यही पूछा हुआ है आपको। तो कितनी बार ये क्वेश्चन सब आएगा, बार बार आएगा, इसलिए एक बार इसको पॉज करके वीडियो को रोक के इसको याद ही कर लीजिए कि हमको याद करना है। इसी में ओमेगा एल मतलब एक्स एल, देखिए एक्स एल माइनस एक्स सी, एक्स एल माइनस एक्स सी का मान 0 हो या एक्स एल बराबर एक्स सी हो। अगर इसके अंदर का ये वाला टर्म 0 हो जाता है तो इसको बोलते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस पे बहुत कम प्रतिरोध हो जाता है, सिर्फ कैप प्योर रेसिस्टेंस वहां बच जाता है, मतलब वहां पर करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम पावर आउटपुट देगा रेजोनेंस पे। एलआर परिपथ की प्रतिबाधा होता है, एलआर परिपथ उस एक के बार इससे पहले वाले में देखो, ये है जेड। अब एल आर का पूछेगा तो यहाँ सी नहीं है, एल आर में देखो एल सी आर में तीनों टर्म है, एल भी है सी भी है आर भी है। अगर सिंपल एल आर पूछेगा इसका मतलब सी नहीं है, तो सी वाला टर्म हटा देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा। इसी में अगला क्वेश्चन देखो, अगर जेड बराबर आपको याद करवाया हूँ अभी आर स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, अगर सी नहीं है तो टर्म गायब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। और एक्सएल का मान कितना होता है, एक्सएल का मान ओमेगा इंटू एल स्क्वायर, यही है ऑप्शन में।
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच का कोण फाई हो, कलांतर हो तो शक्ति गुणांक कितनी बार देखिए 96 में, 15 में, इससे पहले भी क्वेश्चन था 19 के आसपास में। तो ये सिंपल पूछ रहा है शक्ति गुणांक क्या होगा। पावर फैक्टर दिख जाए cos फाई देख लो, पावर फैक्टर जहां दिख जाए cos फाई देख लो, जहां शक्ति गुणांक दिख जाए cos फाई देख लो, और कुछ भी नहीं। एलसीआर परिपथ की शक्ति गुणांक जो होता है पावर फैक्टर बराबर cos फाई बराबर आर बटे जेड। अब यहाँ पर आर जेड का मान अभी आपको कितने देर से बता रहे हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही हो गया, यही पूछ रहा है। तो पावर फैक्टर cos फाई जिसको आर बटे जेड बोलते हैं, ये भी याद कर लीजिए cos फाई आर बटे जेड होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आर बटे जेड का मान आर स्क्वायर प्लस ओमेगा सी का होल स्क्वायर। एल आर श्रेणी परिपथ का शक्ति गुणांक, द पावर फैक्टर ऑफ एल आर सीरीज सर्किट इज। देखिए ना, एक ही क्वेश्चन कितनी बार पूछेगा। तो यहाँ पर अभी बताए पावर फैक्टर cos फाई बराबर क्या होगा, आर बटे जेड। अब यहाँ पर आर तो आर ही रहेगा, आर तो आर ही रहेगा, जेड का मान चेंज हो जाएगा। जेड का मान क्या लिखेंगे, आर, जेड का मान देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये होता है जेड का मान। लेकिन यहाँ पर देखिए सी नहीं ना है, सिंपल एल आर है, सी कहाँ है, यहाँ पर सी गायब है, तो सी हट जाएगा। तो सी हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आ गया आर बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल, एक्सएल को क्या बोलते हैं, ओमेगा एल, तो ओमेगा एल का स्क्वायर। यहीं पर यही क्वेश्चन है, देखिए आर बटे आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। ओमेगा एल का स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। इम्पीडेंस ऑफ एल आर सीरीज सर्किट इज, इम्पीडेंस जेड अंडर रूट क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल मतलब एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एल आर है मतलब सी नहीं है, तो सी को गायब कर दीजिए। यही क्वेश्चन कितनी बार आ गया, तो क्या हो जाएगा, कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ एल में प्रेरकत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरक के प्रतिघात का मान होगा। इन इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल इन एसी सर्किट ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज। मतलब बहुत घुमा फिरा के क्या देख रहा है क्वेश्चन, सिंपल देखो पूछ रहा है क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मात्रक पूछ रहा है, मतलब वैल्यू पूछ रहा है, प्रेरणिक प्रतिघात का वैल्यू पूछ रहा है, इसी को बोलते हैं एक्सएल। एक्सएल बराबर ओमेगा इनटू एल है, इसमें पूछा हुआ था, एक ही क्वेश्चन बार बार पूछेगा, इसलिए आप याद करते चलो। शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर बराबर क्या होता है, पावर फैक्टर बराबर होता है आर बटे जेड। आर को बोलते हैं ट्रू पावर, ट्रू एवरेज पावर, और इसको बोलते हैं एपरेंट एवरेज पावर। तो क्या हो जाएगा, ट्रू एवरेज पावर बटे एपरेंट एवरेज पावर। ट्रांसफार्मर के लिए कौन सा सही है, ट्रांसफार्मर के लिए कौन सा संबंध सही है, ये पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, तो ट्रांसफार्मर का काम क्या है, एक ट्रांसफार्मर है प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज मान लो हमें मिल रहा है 11,000 वोल्ट, 11 से हमारे घरों में कितना चाहिए 220, तो हाई वोल्टेज को कम वोल्टेज भी करता है। और घर में लगा होता है स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर भी होता है, जो जैसे कि मान लो हमारे घर में आ रहा है 150 वोल्ट, तो हमें चाहिए 220, तो क्या करेगा, वोल्टेज को बढ़ाएगा। तो वोल्टेज को बढ़ाने घटाने का काम करता है, तो ये क्या कहलाया, ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर कौन सा काम करता है, इंक्रीज और डिक्रीज एसी वोल्टेज, ये दोनों काम करता है। नेक्स्ट, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन, डाउन मतलब कम करना, जो हाई वोल्टेज को कम करे क्या कहलाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देखिए ये है 11,000 वोल्ट और ये है 220 वोल्ट, तो हाई वोल्टेज को क्या किया, कम कर दिया।
तो ये कहलाएगा स्टेप डाउन। अपचाई हिंदी में बोलते हैं इसको। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है? तो अपचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करता है। अब वोल्टेज कम करेगा तो करंट क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि पावर सेम रहना है। जितना पावर यहाँ उतना ही पावर यहाँ। अब पावर बराबर V इंटू आई होता है, पावर बराबर V इंटू आई। तो अगर वोल्टेज को कम करेंगे तो करंट क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पर वोल्टेज ज्यादा है तो करंट यहाँ पर, वोल्टेज यहाँ पर क्या है? ज्यादा। यहाँ पर वोल्टेज क्या है? कम। तो वोल्टेज ज्यादा है, करंट कम। वोल्टेज कम, करंट ज्यादा। तो अब चाहिए स्टेप डाउन। डाउन में याद रखना, डाउन जब रहे, स्टेप डाउन रहे तो वोल्टेज को बढ़ा क्या करेगा? घटाएगा और करंट को बढ़ाएगा। उल्टा एक याद करो ना, दोनों याद हो जाएगा। वोल्टेज में याद करो कि स्टेप डाउन में वोल्टेज कम होगा मतलब करंट बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा आंसर ए। यहीं पर स्टेप अप रहता है, स्टेप अप। स्टेप अप, स्टेप अप में वोल्टेज बढ़ेगा और करंट क्या हो जाएगा? कम होगा। वोल्टेज स्टेप अप में वोल्टेज बढ़ेगा, करंट कम हो जाएगा। यहाँ पर एक और बात, पावर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। जो इनपुट पावर वही आउटपुट पावर, तो व्हाट द पावर कांस्टेंट। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, क्या हो जाएगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस। ट्रांसफार्मर में एक होता है प्राइमरी वाइंडिंग, एक होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग में हम लोग करंट सप्लाई करते हैं। इससे क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड बना, मैग्नेटिक फील्ड सेकेंड वाइंडिंग में भी गया और इसको मैग्नेटिक फ्लक्स मिला। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस पे आधारित है। तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस, अन्योन्य प्रेरण पर। एक ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत क्या है? अन्योन्य प्रेरण। ट्रांसफार्मर में क्या कांस्टेंट रहता है? क्या कांस्टेंट रहता है? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। एक ट्रांसफार्मर में, एक ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर में जितना आवृत्ति इस साइड उतना ही आवृत्ति इस साइड। वोल्टेज चेंज होता है, करंट भी चेंज होता है। कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड टू रिड्यूस। अब देखिए, एक ट्रांसफार्मर को हम ना पतला पतला शीट से बनवाते हैं। तो पतला पतला शीट इसलिए बनाते हैं ताकि उसमें ईडी करंट लॉस क्या हो सके? कम हो सके। तो क्रोड को परतदार बनाया जाता है ताकि कम कर सकते हैं किसको? एडी करंट को। कोर ट्रांसफार्मर का लेमिनेट करते हैं ताकि एडी करंट को कम कर सके। कॉपर लॉस होता है ट्रांसफार्मर में, फ्लक्स लीकेज होता है, हिस्टैरिसीस लॉस होता है। अगला क्वेश्चन, अपचाई ट्रांसफार्मर जिसको बोलते हैं स्टेप डाउन के प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में N1 N2 लपेटे हैं तो कौन सा संबंध सही होगा? इफ there are N1 and N2 turns in primary and secondary winding, हमेशा स्टेप डाउन करना है, घटाना है। तो घटाना है तो इसका N2 का मान, जैसे कि मान लो ये स्टेप ट्रांसफार्मर है, प्राइमरी वाइंडिंग में N1 टर्न है, सेकेंडरी वाइंडिंग में N2 टर्न है। जब डाउन रहेगा तो सेकेंड वाला N2 का मान कम हो जाएगा। क्या क्या कम हो जाएगा? वोल्टेज भी कम हो जाएगा, टर्न भी कम हो जाएगा, लेकिन करंट बढ़ जाएगा। और अप रहेगा तो अप में पहला वाला N1 का मान हो जाएगा ज्यादा। अप में, अप नहीं, अप में क्या हो जाएगा? सेकंड वाला N2 का मान हो जाएगा ज्यादा, क्योंकि वोल्टेज बढ़ाना है। वोल्टेज भी हो जाएगा ज्यादा, करंट हो जाएगा कम। तो जब डाउन रहे, डाउन, यहाँ क्या लिखा है? डाउन लिखा है, स्टेप डाउन। तो वोल्टेज को कम करना है, कम करना है तो सेकंड वाला टर्न की संख्या कम करना होगा, फर्स्ट वाला टर्न की संख्या ज्यादा करना होगा। डायनमो का कार्य सिद्धांत किस पे आधारित है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। डायनमो काम करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायनमो इज, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हीटिंग इफेक्ट क्या है? इससे हीट जनरेट होता है, आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये चलो, तो ये ऑप्शन में आंसर क्या हो जाएगा? बी। ट्रांसफार्मर का कोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्नलिखित से कौन सा है? द मटेरियल मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज, क्या यूज करते हैं? सॉफ्ट आयरन। ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के हम लोग किसका यूज करते हैं? सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं, याद रखिएगा। किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई स्टेप अप, स्टेप अप, ये देखते ही भाई तुम लोग को दिमाग में खटकना चाहिए। स्टेप अप है मतलब कम वोल्टेज दे रहे हैं, हमको ज्यादा वोल्टेज चाहिए, ज्यादा चाहिए। मतलब घर में हमको 220 चाहिए। स्टेपलाइजर जिसको बोलते हैं, स्टेपलाइजर, स्टेपलाइजर।
तो स्टेबलाइजर में ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो यहाँ पर ज्यादा टर्न होगा, N2 का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, किससे, N1। वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा, करंट का हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इतना बात आपको याद रहना चाहिए फटाफट। स्टेप अप में, स्टेप डाउन में क्या हो जाएगा, N1 का मान ज्यादा हो जाएगा, वोल्टेज V2 का हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, करंट का हो जाएगा, सेकंड में बढ़ जाएगा। तो अगला पीडीएफ चाहिए इन सब का तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करना, पीडीएफ मिल जाएगा। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड पूछ रहा है, तो लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उस लाइट के स्पीड का जो फॉर्मूला होता है 1/√μ0 × ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। C बराबर 1/μ0 आपको पूछ सकता है मात्रक म्यू नॉट का, एप्सिलॉन नॉट का, तो इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस, विद्युत चुंबकीय तरंग कैसा होता है, तो क्या होता है, ट्रांसवर्स होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग ऐसे ऐसे जाता है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। इसके अलावा 2-3 ऑप्शन देखिए 2020 में पूछा हुआ है, इसका मतलब इसको पूछने का चांस ज्यादा है। चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व, देखिए चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व क्या हो जाएगा, B²/2μ0। इसी तरीके से विद्युत ऊर्जा घनत्व पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ½ε0E²। दो फॉर्मूला, विद्युत ऊर्जा घनत्व ½ε0E², चुंबकीय ऊर्जा घनत्व B²/2μ0। एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज B इज, मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी B²/2μ0 और विद्युत ऊर्जा का ऊर्जा घनत्व क्या हो जाएगा, ½ε0E²। आप इसको एक ही फॉर्म में याद कर सकते हो, हाफ का हाफ, एक यहाँ लिखो, एक यहाँ लिखो। अगर चुंबकीय क्षेत्र पूछेगा तो यहाँ B² आ जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र का कोफिशिएंट 1/μ0 लिख लेना। इसी तरीके से हाफ का हाफ, इस यहाँ लिखो, यहाँ लिखो। अगर विद्युत ऊर्जा का पूछेगा तो यहाँ पर E² हो जाएगा, B की जगह E, लेकिन यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट ऊपर में, उसका कोफिशिएंट सिमिलरिटी μ0 नीचे में, ये आ जाएगा। तो दोनों याद कर लो, ऊर्जा घनत्व चुंबकीय क्षेत्र का क्या हो जाएगा, B²/2μ0 और विद्युत ऊर्जा का हो जाएगा ½ε0E², B की जगह E और 1/μ0 की जगह एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर पूछा ऊर्जा घनत्व E किसका, विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व क्या हो जाएगा, ½ε0E²। विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण की दिशा होती है, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन किधर होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड से, इन दोनों से बनता है, एक से नहीं, दोनों होना चाहिए और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो गए, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, इस दोनों के परपेंडिकुलर, इसके बाहर की तरफ, मतलब इस आपके मोबाइल से बाहर निकलता हुआ। तो इससे बाहर से कैसे निकलेगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा, E क्रॉस B के पैरेलल। तो क्या डायरेक्शन हो जाएगा, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल। द यूनिट ऑफ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, B/E का मान पूछ रहा है। चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र का अनुपात, तो आपको पता है विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम, चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, न्यूटन सेकंड पर कूलम इनटू मीटर। कहाँ से आपको सेकंड क्वेश्चन कराए हैं इस चैप्टर का, तो यहाँ से निकालते हैं, इन दोनों का अनुपात करेंगे तो क्या जाएगा, सेकंड पर मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर निम्नलिखित में से किस में महत्तम वेधन क्षमता होता है। वेधन क्षमता मतलब आर पार कर जाए, और वेधन क्षमता किसका ज्यादा होगा, वेधन क्षमता उसका ज्यादा होगा जिसमें ऊर्जा ज्यादा होगा, जिसमें एनर्जी ज्यादा होगा, मतलब हाई वेलोसिटी हाई एनर्जी। तो गामा रे का जो फ्रीक्वेंसी होता है, गामा रे का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है, इसका वेवलेंथ बहुत कम होता है, इसका ऊर्जा जो होता है बहुत ज्यादा होता है, हाई एनर्जेटिक होता है, गामा रे सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होता है। अब सबसे ज्यादा एनर्जेटिक है इसलिए इसका वेधन क्षमता सबसे ज्यादा है। यहीं पर अल्फा रे का वेधन क्षमता बहुत कम है, ये बहुत स्लो होता है, और इन सबों में सबसे भारी कण है ये, इसलिए इसका वेधन क्षमता कम होता है।
तो गामा रे का वेधन क्षमता ज़्यादा होता है, इसका एनर्जी ज़्यादा होता है, इस बहुत हाईली एनर्जेटिक है और ये किसी भी चीज़ों के आर पार जा सकता है। सारे क्वेश्चन पूछे हुआ है, देखिए 2016 में पूछा हुआ है, इसलिए अच्छे से देख लीजिए। कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ये इंफ्रारेड विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग से बना हुआ। अल्ट्रा वायलेट रे, ये भी विद्युत चुंबक है। एक्सरे विद्युत चुंबकीय तरंग है। गामा रे विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन साउंड वेव मैकेनिकल तरंग है, मैकेनिकल वेव है साउंड वेव, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अब ऑप्टिक्स से हम लोग कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, कुछ क्वेश्चन ऑप्टिक्स से ले रहे हैं। ऑप्टिक्स से पहला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है। मतलब ये लेंस है, अब मान लो ये लेंस है ग्लास का बना हुआ और इसको ग्लास के ही माध्यम में रखेंगे, इधर भी ग्लास है, तो ये भी ग्लास है, ये भी ग्लास है, ये भी ग्लास है, तो सब तो सेम ही हो गया। तो क्या लाइट इसमें डेविएट करेगा? नहीं करेगा। लाइट क्या हो जाएगा? समांतर निकल जाएगा, और समांतर निकल जाएगा तो कहीं कट नहीं करेगा, तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। ए कन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इन लिक्विड व्हिच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो समझ लेना, जब भी कन्वेक्स लेंस को जिस मटेरियल से बना हो उसी मटेरियल में डिप कर दोगे, उसी मटेरियल में डुबा दोगे, तो इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। फिर है द क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट मूविंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज। दो माध्यम है, एक माध्यम 1 है, दूसरा माध्यम 2 है। लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है और ये क्रांतिक कोण से निकल जाता है, मतलब ऐसे निकल गया। अगर माध्यम 1 में इसका वेग v है तो माध्यम 2 में इसका वेग क्या होगा? इसका माध्यम वेग पूछ रहा है। तो क्रांतिक कोण क्या होता है? माध्यम क्रांतिक कोण का एक सिंपल साइन थीटा सी बराबर क्या हो जाएगा? क्रांतिक कोण थीटा सी है, तो म्यू टू बाई म्यू वन या वी वन बाई वी टू। अगर माध्यम ये 1 है, माध्यम 2 है, तो क्रांतिक कोण बराबर वी वन बाई वी टू या म्यू टू बाई म्यू वन। ये म्यू टू है, ये म्यू वन है। यहाँ से आपको वी वन दिया हुआ है, वी वन का मान कितना दिया हुआ है? वी। तो साइन थीटा सी, साइन थीटा बराबर वी बटे वी टू, तो वी टू का मान क्या हो जाएगा? वी बटे साइन थीटा। ये पूछ रहा है तो ऐसे निकाल लेंगे। किसी प्रकाशिक तंतु पर एक वर्णीय प्रकाश के आपतित होने पर निम्नलिखित में से कौन सा घटना होता है? ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना। ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु, एक बात याद कर लो, प्रकाशिक तंतु किस पे आधारित है? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कुल आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक ऑप्टिकल फाइबर काम करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे। तो आपको जब भी पूछे कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो क्या बोलेंगे? कुल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक पूछ रहा है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है और इसको 1/मीटर भी कहते हैं। 1/मीटर को ही डायोप्टर बोलते हैं। अब पावर का क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है? 1/फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किस में लिखेंगे? मीटर में, या फिर 100 फोकल लेंथ। फोकल लेंथ यहाँ पर क्या लिखेंगे? किस में लिखेंगे? सेंटीमीटर में। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। पावर का फॉर्मूला 1/फोकल लेंथ, ये पूछेगा। जब f फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो फोकस दूरी होगा। एक लेंस है, इसका फोकस दूरी हवा में मान लेते हैं कितना है? f। मतलब समांतर आती हुई किरणों को कहाँ पर कट करेगा? f पे। अब इसी लेंस को क्या किया हम? पानी में रख दिए, पानी में। अब पानी में रखेंगे तो समांतर आती हुई लाइट को दूर जाके कट करेगा थोड़ा, ये ज्यादा दूर है, तो दूर का मतलब इसका फोकस दूरी क्या हो गया? बढ़ गया। तो जब if convex lens of focal length f in air is immersed in water, its focal length becomes f से ज्यादा, more than f। क्या आंसर हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, इसका पावर मतलब इसका पावर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पावर भी, पावर कम हो गया, फोकल लेंथ बढ़ गया। when convex lens of glass is immersed in water, it's become। अब देखिए यहीं पर सेम है, कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस। कन्वेक्स था वो, कनकेव लेंस।
तो कनकेव लेंस को क्या बोलते हैं? अपसारी बोलते हैं, अपसारी लेंस बोलते हैं इसको, डाइवर्जेंट लेंस। तो अगर ये हवा में है तो ज्यादा डाइवर्जेंट करेगा, जो ही इसको पानी में डालेंगे तो कम डाइवर्जेंट होगा, ये कम अपसारी हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा? लेस डाइवर्जेंट, कम अपसारी। यदि लेंस का क्षमता 1D है तो इसकी फोकस दूरी, पावर बराबर क्या होता है? 1/4 फोकल लेंथ। अब अगर मीटर में लेंगे तो यहाँ 1, सेंटीमीटर में लेंगे तो ऊपर में 100। तो पावर लेंस का दिया है 1 बराबर 1/4 फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? 1/1 बराबर 1 मीटर। तो क्या आंसर हो जाएगा? ए। When two converging lens of same focal length are placed in contact, then focal length of combination is। देखिए, जब भी दो लेंस को कंबाइन करना हो तो आप सिंपल याद कीजिएगा, इसका पावर मान लेते हैं P1 है, इसका पावर P2 है। तो दोनों को कंबाइन करने के बाद जो इक्विवेलेंट पावर हो जाएगा वो P1 प्लस P2 हो जाएगा। जब दो क्षमता वाले P1 और P2 क्षमता वाले लेंस को जोड़ते हैं तो एक जो इक्विवेलेंट लेंस का पावर बनता है वो P1 प्लस P2 बनता है। अब ये P1 है, P2 है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फोकल लेंथ। यदि तो समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस को एक दूसरे के संपर्क में रखते हैं तो संयोग का फोकस दूरी होगा। तो इसका फोकल लेंथ कितना है? f। तो इसका पावर कितना हो जाएगा? 1/f। दूसरे का भी फोकल लेंथ कितना है? f। तो इसका पावर क्या हो जाएगा? 1/f। तो P इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? 1/f प्लस 1/f, 2/f हो जाएगा, 2/f। और यहाँ पर फोकस दूरी है, फोकस दूरी तो क्या लिखेंगे? ये पावर है तो पावर को फोकस दूरी के टर्म में लिखिए, 1/f इक्विवेलेंट बराबर 2/f। यहाँ से f इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? f/2। तो समान क्षमता वाले दो लेंस को अगर जोड़ेंगे तो उसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अब पावर क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। पावर दोगुना, फोकस दूरी आधा, पावर दोगुना, फोकस दूरी आधा। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? पहले भी क्वेश्चन आया था, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? इसमें बहुत सारा क्वेश्चन एक साथ कर लीजिए। which color of light has high longest wavelength? longest wavelength। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो वेवलेंथ सबसे अधिक पूछे आपको, वेवलेंथ सबसे अधिक पूछे तो किसका हो जाएगा? रेड कलर का। रेड कलर का वेवलेंथ सबसे अधिक। इसके बाद वेवलेंथ के साथ पूछे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे तो उसका वो किसका हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो सबसे ज्यादा नीचे है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। सबसे नीचे जो रहेगा मतलब वो ज्यादा ज्यादा डेविएट किया, ज्यादा अपने पथ से विचलित हुआ, तो ऐसे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो ज्यादा विचलित होगा। तो वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा हो जाएगा। याद रखिए। सबसे कम विचलित कौन हुआ है? सबसे कम विचलित कौन हुआ है? तो रेड। तो सबसे कम विचलित जो हुआ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम ऊपर वाले का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा नीचे वाले का। नीचे से ऊपर याद करने का तरीका VIBGYOR, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरीके से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? वायलेट कलर का। सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? रेड कलर का। सबसे अधिक विचलित कौन हो रहा है? वायलेट कलर। सबसे कम विचलित कौन हो रहा है? रेड कलर। वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका है? रेड कलर का। वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका है? रेड कलर का। तो इसमें वेवलेंथ पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? लाल कलर हो जाएगा। सबसे ज्यादा वेवलेंथ लाल कलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, वेवलेंथ कम होता है? तो यहाँ पर देखे थे ऊपर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा तो नीचे वाले का वेवलेंथ सबसे कम, तो क्या हो जाएगा आंसर? वायलेट कलर। बैगनी कलर का वेवलेंथ सबसे क्या होता है? कम होता है। कांच के लिए किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? अपवर्तनांक जिसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, बोले ना, VIBGYOR। ऊपर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, क्योंकि कम मुरा था। नीचे वाला सबसे ज्यादा मुरा था, इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का मान सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? वायलेट कलर। नीचे वाले का म्यू का मान ज्यादा, म्यू का मान ज्यादा,
और इसके साथ ही वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य लैम्डा का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम। म्यू ज्यादा लैम्डा कम, तो क्या आंसर हो जाएगा ये। यहीं पर पूछता सबसे किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो क्या हम बोलते, रेड। The component of white light that suffers smallest deviation when passed through glass prism। कह रहा है कि ग्लास प्रिज्म से पास करने पर किस रंग का डेविएशन कम हो जाएगा, किसका डेविएशन कम हो जाएगा। देखिए स्मॉलेस्ट डेविएशन, कांच के प्रिज्म से गुजरने वाला श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलन अवयव कौन सा होता है, किसका न्यूनतम विचलन होगा। तो न्यूनतम विचलन के लिए क्या बताया, VIBGYOR, ऊपर वाले का विचलन क्या होगा, सबसे कम हो जाएगा, तो क्या जाएगा रेड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी रेड का कम, विचलन भी रेड का कम। तो इसके लिए आप याद कर लो VIBGYOR, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, इसका विचलन भी कम, इसका तरंग दैर्घ्य लैम्डा का मान ज्यादा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान ज्यादा, इसका विचलन भी क्या हो जाएगा ज्यादा, और लैम्डा का मान सबसे कम हो जाएगा। गोलीय लेंस, द ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इन स्फेरिकल लेंस इज गिवन बाय। गोलीय लेंस का विशालन क्या होता है, V/U होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतर रंग दोषयुक्त नेत्र इन रंगों में विच्छेद नहीं कर पाते। मोस्टली कलर ब्लाइंड आई कैन नॉट डिस्टिंग्विश रेड और ग्रीन। जो कलर ब्लाइंड होते हैं ना, जो कलर ब्लाइंड, कलर को पहचान नहीं पाते, अलग अलग कलर को पहचान नहीं पाते, उसमें से सबसे अधिक लाल और हरा रंग में वो पहचान नहीं पाते कि कौन सा लाल है कौन सा हरा। उनको लाल भी हरा दिखता है और हरा भी लाल दिखता है, मतलब दोनों सिमिलर दिखते हैं, उसको पता नहीं चलता है, ऐसे को कलर ब्लाइंड बोलते हैं। ऐसे लोगों को रेलवे में सिलेक्शन नहीं होता है, बहुत कम पोस्ट पे सिलेक्शन होता है, क्योंकि रेलवे में क्या है, सिग्नल लाल होता है, सिग्नल हरा होता है, तो इन दोनों को पहचान नहीं पाता है। तो जब भी सिग्नल लाल रहेगा फिर भी वो ट्रेन को चला देगा, तो एक्सीडेंट होगा, इसीलिए ऐसे लोगों को यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होता है। तो कलर ब्लाइंड के लोगों को लाल और हरा हरा में पहचान कर पाना नहीं कर पाते वो। जब लाल फूल को किसी हरे कांच से देखा जाता है, ये लाल फूल है, ये लाल है मान लो, और इसको देख रहे हैं किससे, एक हरे से, तो हरे से देख रहे हैं, हरा कलर अगर गया तो हरा कलर तो अवशोषित कर लेगा, ये रिफ्लेक्ट किसको करेगा, लाल को। अगर लाल कलर भेजते यहाँ से तो लाल टकरा के हमारे आंख में आता, लेकिन हरा जाएगा, हरा टकरा के उसी में समा जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन किसका होगा, लाल का। अब कुछ रिटर्न आएगा ही नहीं, तो क्या हम देख पाएंगे, हम नहीं देख पाएंगे, तो इसको क्या देख बोलेंगे हम, काला दिखेगा वो। एक समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या होता है। एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण है तो क्या होगा, अगर समतल दर्पण है, लाइट आ रहा है तो दोनों पार कर जाएगा या दोनों रिफ्लेक्ट वापस चला जाएगा, कहीं टकराएगा नहीं, कट कर नहीं करेगा, तो इसका फोकस दूरी क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। फोकस दूरी क्या हो जाएगा, इसका इन्फिनाइट हो जाएगा। समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या इन्फिनाइट, इसका फोकस दूरी भी इन्फिनाइट, ये हो जाएगा। मतलब ये कर्व नहीं है ना, समांतर का कर्व, समांतर है, ये पैरेलल है, ये सतह इसका प्लेन है, फ्लैट है, तो उसका वक्रता त्रिज्या क्या होगा, कुछ होगा ही नहीं, इन्फिनिटी होगा। पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है का न्यूनतम विचलन कौन होगा, मतलब न्यूनतम विचलन कौन निकालना है, लेमडा मीन का। तो ये फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, A × μ-1। न्यूनतम विचलन किसी प्रिज्म से, ये प्रिज्म है, लाइट जा रहा है, तो कम से कम विचलन क्या हो सकता है, लेमडा डेल्टा मीन बराबर A × μ-1। इसको लेमडा बोल दो, लेमडा या डेल्टा। तो न्यूनतम विचलन कोण का फॉर्मूला A × μ-1। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, किसका, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू, एंगल ऑफ प्रिज्म A, तो A × μ-1। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की एक बूंद में प्रकाश किरण को दो आंतरिक परावर्तन से कौन सा इंद्रधनुष बनता है। देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर कितना बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पर हो गया TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कितनी बार, एक बार। यहाँ पर TIR कितनी बार हुआ, एक यहाँ, दो यहाँ। ये है सेकेंडरी रेनबो, ये है प्राइमरी रेनबो। तो पूछेगा प्राइमरी रेनबो में कितनी बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR, तो हम बोलेंगे एक बार। और दो बार TIR हो तो क्या बोलेंगे, इसको सेकेंडरी रेनबो बोलेंगे। तो यहाँ दो आंतरिक परावर्तन है तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी रेनबो। एक आंतरिक परावर्तन में प्राइमरी रेनबो, प्राइमरी
प्राइमरी में एक ही होता है, सेकेंड में 2 होता है, तो 2 आंतरिक परावर्तन सेकेंडरी रेनबो। मिरिज का कॉज ऑफ मिराज फॉर्मेशन कहाँ होता है? डिजर्ट एरिया में, डिजर्ट मरुस्थल इलाके में मिरिज का होता है, जिसमें काल्पनिक रूप से हमें पानी का आप पानी फील होता है काल्पनिक रूप से। तो मिरिज का कहाँ होता है? इसमें क्या होता है, किसके कारण होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के कारण, रिफ्रैक्शन भी और टीआईआर के कारण भी। तो पूछेगा, ऑब्जेक्टिव 17 में पूछा हुआ था कि मिरिज का फॉर्मेशन क्यों होता है, तो हम बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। द रीजन ऑफ ब्लू कलर ऑफ स्काईज, अब जानते हैं सूर्य है, ये सूर्य देवता और ये पृथ्वी है। तो सुबह सुबह सूर्य से जब प्रकाश निकलता है तो ऐसे आसमान में फैल जाता है, जिसमें ये बहुत सारे प्रकाश धरती तक नहीं पहुंच पाते हैं, आसमान में फैल जाता है। पहुंच कौन सा पाते हैं? जिसका वेवलेंथ ज्यादा वो पहुंच पाते हैं। किसका वेवलेंथ ज्यादा है? सूर्य का। सुबह सुबह सूर्य दिखाई देता है रेड, और आसमान में कलर जो फैल जाता है वो किसके कारण फैल जाता है? तो हम क्या बोलेंगे? स्कैटरिंग। स्कैटरिंग के कारण कलर फैलता है, और इसी कारण से आसमान ब्लू दिखाई देता है। कौन सा? ब्लू कलर का दिखाई देता है आसमान, किसके कारण? स्कैटरिंग के कारण। सुबह सुबह रेड हमें सूर्य दिखाई देता है। तो आसमान में नीला रंग देखने का कारण क्या है? स्कैटरिंग। आसमान में नीला रंग किसके कारण? स्कैटरिंग के कारण। तरंग दैर्घ्य, इफ द लैम्डा इज वेवलेंथ एंड आई इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, तो इसमें पूछ रहा है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य लैम्डा है और प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता आई है, तो किसका स्कैटरिंग ज्यादा होगा? कौन सा कलर कम स्कैटर करेगा, कौन सा ज्यादा स्कैटर करेगा? तो देखो, जिसका वेवलेंथ बहुत कम हो वो तो ज्यादा स्कैटर करेगा, तो 1/λ⁴ पे डिपेंड करता है कि जिसका वेवलेंथ कम है वो ज्यादा स्कैटर किया, जिसका वेवलेंथ ज्यादा है वो कम स्कैटर किया। रेड कलर का, लाल रंग का वेवलेंथ क्या होता है? ज्यादा होता है, इसलिए कम वो स्कैटर करता है, इसलिए वो धरती तक आसानी से पहुंच जाता है। इसलिए सुबह और शाम को हमें सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। तो इसमें स्कैटर्ड लाइट, प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता आई प्रोपोर्शनल 1/λ⁴ हो जाएगा। द सन अपीयर्स रेड एट टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज बिकॉज, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि अभी बताए थे ना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय रेड कलर धरती तक पहुंच जाता है, क्योंकि इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, कम स्कैटर करता है, क्योंकि लैम्डा का मान ज्यादा होता है। और बाकी ब्लू कलर का वेवलेंथ कम होता है, इसीलिए ये ज्यादा स्कैटर करता है। तो स्कैटरिंग के कारण ऐसा होता है। सुबह में लाल दिखाई पड़ना या सन सनसेट के समय भी लाल दिखाई पड़ने का कारण क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। When light ray goes from one medium to another medium, it bends is called. जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से क्या होता है? थोड़ा सा विचलित हो जाता है, अपने पथ से मुड़ जाता है। इस घटना को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से मुड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। और हीरा का क्रिटिकल एंगल पूछेगा आपको, क्रांति कोण, क्रिटिकल एंगल तो कितना हो जाता है? 42 डिग्री, 42 डिग्री के आसपास होता है इसका क्रिटिकल एंगल। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। द लेंस विच इज यूज टू रिमूव शॉर्ट साइटनेस जिसको बोलते हैं निकट दृष्टिता, निकट दृष्टिता दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं? तो कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? कनकेव लेंस। मैं यूज करता हूं कनकेव लेंस, मैं कनकेव लेंस पहनता हूं। ये जो लेंस दिख रहा है वो कनकेव लेंस है। तो ऐसे लेंस कब यूज करते हैं? जब निकट दृष्टिता हो, मतलब नजदीक की चीजों को अच्छे से देख लेते हैं, दूर की चीजों को हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं, तो कनकेव लेंस है। इसमें जो ऑब्जेक्ट बनता है वो रेटिना से पहले बन जाता है, रेटिना से पहले ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। ये पूछा हुआ है 2020 में। अब दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, कन्वेक्स लेंस।
दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। प्रकाश का वेग महत्तम किसमें होता है? प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिक होता है। यूनिट टू विच फिजिकल क्वांटिटी, अच्छा, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? लाइट ईयर किसका यूनिट है? फिजिकल क्वांटिटी लाइट ईयर किस का मात्रक क्या है? तो डिस्टेंस, लाइट ईयर किसका मात्रक है? डिस्टेंस का। लाइट ईयर का मतलब क्या होता है? एक वर्ष में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। एक वर्ष में लाइट के द्वारा ट्रेवल किए गए दूरी को क्या बोलते हैं? लाइट ईयर बोलते हैं। वो दूरी का मात्रक है। औसत रंग, पीला रंग, जैसे आपको बताए थे ना, VIBGYOR, इसमें पीला रंग जो होता है, औसत पीला, येलो कलर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? तो रेड कलर, वायलेट कलर का मध्य रंग है पीला, तो हम क्या करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट, ऊपर प्लस नीचे बट्टे 2, ये क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स औसत रंग का। औसत रंग पीला रंग एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। ये एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स औसत रंग, औसत पीला रंग के अपवर्तनांक के लिए कौन सा फॉर्मूला? रेड का अपवर्तनांक, वायलेट का अपवर्तनांक बट्टे 2, क्या हो जाएगा? म्यू बराबर म्यू आर प्लस म्यू बटे 2 हो जाएगा। 21 में पूछा हुआ था, ये याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीन कलर, येलो कलर? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज सी, its value in is glass will be, its value of in glass will be, अगर लाइट का कलर वैक्यूम में सी है तो ग्लास में कितना होगा? ग्लास में पूछ रहा है, ये वैक्यूम है, वैक्यूम में सी, ग्लास में कितना हो जाएगा? तो इसके लिए आप याद कीजिए ना, μ1 बाई μ2 बराबर v2 बाई v1, μ1 बाई μ2, v2 बाई v1। अब μ1 एयर ले लेते हैं, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, v2, अब ये 1 क्या है? एयर है, 2 क्या है? ग्लास है, तो v2 ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? ग्लास में वेलोसिटी पूछ रहा है, तो ग्लास का वेलोसिटी v2, और एयर में वेलोसिटी कितना दिया है? c, तो v2 का मान क्या हो जाएगा? v2 का मान है, इधर से इधर आ गया तो 2c/3, देख लो, बहुत ईजी है। सिंपल कैसे निकल रहा है? μ1 बाई μ2 बराबर v2 बाई v1 है, इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर डिस्पर्सिव पावर, वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है? तो वर्ण विक्षेपण क्षमता W जो होता है वो क्या हो जाएगा? वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू भी माइनस म्यू आ बटे म्यू येलो माइनस 1, मतलब वायलेट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस रेड का बटे येलो का माइनस 1 क्या कहलाता है? डिस्पर्सिव पावर कहलाता है। अभी आप बताए ना, ये गया ऊपर में रेड है, नीचे में वायलेट है, बीच में क्या है? येलो है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट का बटे येलो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 क्या कहलाता है? डिस्पर्सिव पावर कहलाता है। एंगुलर डिस्पर्सन इज इक्वल टू, कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है, तो कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या हो जाएगा? म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए हो जाएगा। कोणीय वर्ण विक्षेपण, ये हो गया वायलेट, ये हो गया रेड, तो वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू ए क्या कहलाता है? कोणीय वर्ण विक्षेपण। द इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस, एक ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरा आई लेंस, तो ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज कैसा बनेगा? रियल एंड लार्ज बनेगा, वास्तविक और बड़ा। माइक्रोस्कोप है तो बड़ा तो बनना ही है, तो बड़ा बनेगा ही, और रियल वास्तविक बनता है और बड़ा बनता है। 18 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। टू रिमूव हाइपरमेट्रोपिया लेंस इज यूज्ड, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? अभी बताए थे, निकट रहेगा कनकेव लेंस, दूर है कन्वेक्स लेंस। निकट दृष्टि दोष, निकट के लिए किसका? कनकेव लेंस का। दीर्घ दृष्टि दोष के लिए किसका? कन्वेक्स लेंस का। निकट दृष्टि दोष में जो हमारा आंख होता है रेटिना से पहले इमेज बनाता है निकट दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष में आंख का जो आई लेंस है वो रेटिना के पीछे इमेज बनाता है। प्रेसपिया जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस,
प्रेसोपिया जिसको बोलते हैं प्रेसोमाइपिया जरा दृष्टि दोष, इसके लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? बाइफोकल। कनकेव लेंस किसका? कनकेव लेंस निकट दृष्टि दोष का। कन्वेक्स लेंस दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उपयोग करते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी मतलब एक ही कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं जिसमें फोकल लेंथ के अंदर ऑब्जेक्ट को रखते हैं और इससे बड़ा इमेज बनता है। तो बड़ा बनेगा, सीधा बनता है लेकिन आभासी बनता है, लेंस के पीछे बनता है इसलिए वर्चुअल बनता है ये। द फाइनल इमेज इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फाइनल इमेज क्या होगा? वर्चुअल होगा, इन्वर्टेड होगा। वर्चुअल इन्वर्टेड। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का अंतिम प्रतिबिंब वर्चुअल इन्वर्टेड होगा, काल्पनिक होगा और वस्तु के उल्टा होगा। जो वस्तु सीधा है उसका इमेज उल्टा बनेगा, याद रखिएगा इसको भी। When light of compound microscope increases its magnifying, when length of compound microscope increases its magnifying power, जब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ती है तो इसकी अवधारण क्षमता क्या होता है? तो अगर दो लेंस के बीच का डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इसका मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमको लेंस छोटा रखना है, माइक्रोस्कोप क्या है? छोटा रखना है। जब दोनों सूक्ष्मदर्शी की दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस बढ़ाते हैं, मैग्नीफाइंग भी बढ़ जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस? कनकेव लेंस। दीर्घ दृष्टि के लिए कन्वेक्स लेंस। लॉन्ग दीर्घ दृष्टि दोष के लिए हम लोग कौन सा? कन्वेक्स लेंस का उपयोग करते हैं। लॉन्ग साइटनेस के लिए कन्वेक्स लेंस का उपयोग करते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी की सामान्य संयोजन के लिए आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला 1+d बटे क्या हो जाएगा? 1+d/Fe। मैग्नीफाइंग ऑफ सिंगल माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट में पावर क्या होता है? 1+d/Fe। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता के लिए फॉर्मूला याद कर लीजिए, L/F0 1+d/Fe। m बराबर L/F0 1+d/Fe। ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर। द लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, सामान्य संयोजन में खगोलीय दूरबीन तथा दूरदर्शक की लंबाई होती है, अथवा दूरदर्शक की लंबाई क्या हो जाएगा? F0+Fe। सामान्य संयोजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पूछा हुआ है, किसमें है? 24 में पूछने का संभावना इसका ज्यादा है। तो सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरबीन अथवा दूरदर्शक का सामान्य लंबाई क्या हो जाएगा? F0+Fe। ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ प्लस आई लेंस का फोकल लेंथ का योग। द लेंस यूज टू रिमूव एस्टिग्मेटिज्म सिलेंड्रिकल, अबिंदुकता को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? सिलेंड्रिकल लेंस का उपयोग करते हैं। When the tube length of microscope is increased, ट्यूब का लंबाई माइक्रोस्कोप में बढ़ाते हैं तो इसका मैग्नीफाइंग पावर, इससे पहले भी था, माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता का मान बढ़ता है। द फाइनल इमेज इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज, देखिए 15-16 में पूछा हुआ इंपॉर्टेंट है। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होगा? वर्चुअल और इन्वर्टेड होगा। वर्चुअल इन्वर्टेड होगा। उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? कितनी बार हो गया उत्तल लेंस दीर्घ दृष्टि दोष? फारसाइटनेस, नजदीक के लिए कनकेव लेंस। उत्तल लेंस को हम कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। फोकल लेंथ, एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकल दूरी कितना होता है? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर आंख में आपका रेटिना और लेंस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। तो स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस का फोकस दूरी लगभग 2 सेंटीमीटर हो जाता है। यही फोकस दूरी अगर आगे पीछे हुआ तो प्रॉब्लम हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आंख में जैसे 2 प्रकार का एरर बताए ना, एक को ठीक करने के लिए कनकेव लेंस, दूसरा कन्वेक्स लेंस। तो फार साइटनेस, नियर साइटनेस, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष कब होता है? जब फोकस दूरी आंख एडजस्ट नहीं कर पाता है। खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? खगोलीय दूरदर्शी ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल दूरी क्या होना चाहिए? ज्यादा, किससे? आंख आई लेंस से। तो ये खगोलीय दूरदर्शी के लिए कौन सा सही है? F0 ग्रेटर देन Fe। A short sighted person used for clear vision, a short sighted
कितनी बार एक ही क्वेश्चन आ गया। शॉर्ट साइटेड मतलब निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कनकेव लेंस, और लॉन्ग साइटेड जिसको दीर्घ दृष्टि दोष बोलते हैं इसके लिए कन्वेक्स लेंस। द्वितीय तरंगिकाओं की धारणा का आविष्कारक कौन है? द कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स किसने दिया था? सेकेंडरी वेवलेट्स हाइजेंस प्रिंसिपल है। हाइजेंस प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसको याद कर लीजिएगा। तो हाइजेंस प्रिंसिपल है जो कंसेप्ट दिया था सेकेंडरी वेवलेट्स का, सेकेंडरी वेवलेट्स का कंसेप्ट हाइजेंस ने दिया था। द फेज डिफरेंस फाई इज रिलेटेड टू पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, तरंग का कालांतर फाई का पदांतर होगा डेल्टा एक्स, मतलब फेज डिफरेंस क्या होगा? तो फेज डिफरेंस होगा लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फाई, लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फाई। मानव नेत्र का विभेदन क्षमता, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आईज कितना होता है? 1/60 डिग्री। मानव लेंस का रिजॉल्विंग पावर 1/60 डिग्री होता है। 1/60 डिग्री याद कर लीजिए, रिजॉल्विंग पावर होगा ह्यूमन आई का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट इज सपोर्ट बाय, प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है। अनुप्रस्थ तरंग ट्रांसवर्स वेव कौन से सिद्धांत के द्वारा साबित होता है? इसको कौन से सिद्धांत के द्वारा? पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट ये प्रूव करता है कि लाइट क्या है? अनुप्रस्थ तरंग के नेचर का है, ट्रांसवर्स नेचर का है। नेक्स्ट, यदि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य लैम्डा के दो कला संबंध स्रोतों के बीच की दूरी d तथा पर्दा एवं स्रोतों के तल के बीच की दूरी d हो, कैपिटल D हो, तो व्यतिकरण फ्रिज की कोणीय चौड़ाई होगी। If two coherent sources separated by d emits waves of wavelength lambda and distance between screen and plane of source is del d, then angular fringe width is given by, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पर लैम्डा बटे d हो जाएगा, याद रखिएगा इसको। ब्रूस्टर का नियम, ब्रूस्टर का नियम क्या है? म्यू बराबर 10 इंटू IP, ये भी याद रखिए, ये फॉर्मूला याद रखिए। 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आए तो आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं 1-2 लाइन। ब्रूस्टर का नियम क्या है? म्यू बराबर 10 IP, म्यू बराबर 10 इंटू IP, 10 IP। द कलर ऑफ लाइट इज रिलेटेड टू कलर, लाइट का अलग अलग कलर किसके कारण होता है? फ्रीक्वेंसी के कारण होता है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लाइट का कलर भी अलग होगा। जैसे रेड कलर है, रेड कलर का लैम्डा ज्यादा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कम। वायलेट कलर है, वायलेट कलर का लैम्डा वेवलेंथ क्या होगा? कम होगा, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ज्यादा। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी का कलर अलग अलग होता है। पतले फिल्म के रंग का कारण, द कलर ऑफ थिन फिल्म इज ड्यू टू इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है? इंटरफेरेंस है। द कलर ऑफ ए थिन फिल्म इज ड्यू टू इंटरफेरेंस, याद रखिएगा, 15-17 में पूछा हुआ क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है। द ट्रांसवर्स नेचर, ये दूसरी बार क्वेश्चन आ गया, क्या हो जाएगा? पोलराइजेशन। इससे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11 से। तो एक फोटोन का ऊर्जा, एनर्जी ऑफ फोटोन इज एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? hc बटे लैम्डा। फोटोन का ऊर्जा क्या होता है? फॉर्मूला hc बटे लैम्डा। एक फोटोन का ऊर्जा का फॉर्मूला hc बटे लैम्डा होगा, याद कर लीजिए। फोटोन का संवेग क्या होगा? फोटोन का संवेग, तो फोटोन का संवेग के लिए फोटोन का संवेग का आप याद कर लीजिए, p बराबर e बटे c, या फिर h f बटे c, या फिर h बटे लैम्डा। यहाँ पर क्या है? ये f के जगह फ्रीक्वेंसी को ऐसे लिखा हुआ है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? C। नेक्स्ट, प्लांक नियतांक का विमेय सूत्र क्या हो जाएगा? ये मोमेंटम ऑफ फोटोन, ये क्वेश्चन में कुछ देखो, मोमेंटम ऑफ फोटोन दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ प्लांक नियतांक है, तो इंग्लिश गलत है। तो प्लांक नियतांक का विमेय सूत्र क्या हो जाएगा? ml² t के पावर -1, याद रखिएगा इसको भी। वर्क फंक्शन ऑफ कॉपर, कॉपर का वर्क फंक्शन कितना होगा? कॉपर का बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत कम होता है वर्क फंक्शन। कॉपर का वर्क फंक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, जूल में नहीं होता है, वाट में नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं।
द एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा किस पे निर्भर करता है? तो उत्सर्जित फोटोन का इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा निर्भर करता है, पहला तो वेवलेंथ पे करेगा ही, वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ कम है तो उसका ऊर्जा क्या हो जाएगा? ज्यादा। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल पे भी करता है, तो ये दोनों हो जाएगा आंसर। इंटेंसिटी पे नहीं करता, इंटेंसिटी पे करंट करता है, कि अगर ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और करंट भी ज्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी और सी हो जाएगा। फोटोन का स्थिर विराम द्रव्यमान, जब फोटोन रेस्ट कंडीशन में हो तो रेस्ट कंडीशन में उसका मास कितना होता है? जीरो। फोटोन का रेस्ट मास जीरो, फोटोन का रेस्ट मास क्या होगा? जीरो। फोटोन का स्थिर या विराम द्रव्यमान क्या होता है? जीरो होता है। हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव वाज गिवन बाय, द्रव्य तरंग का परिकल्पना किसने किया था? तो किसने किया था? डी ब्रॉगली। वेवलेंथ जो पढ़ते हैं वहां से डी ब्रॉगली को याद कीजिए। डी ब्रॉगली ने मैटर वेव को के बारे में बताया था। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज गिवन बाय, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? लेमडा बराबर एच बाई एम पी होता है, मतलब एच बाई पी की जगह एम इंटू भी, तो क्या हो जाएगा? डी ब्रॉगली वेवलेंथ एच बाई पी या फिर एच बाई एम इंटू भी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle of mass m and charge q is accelerated through a potential v, the de Broglie wavelength of particle will be, एक चार्ज को v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कर रहे हैं तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा? तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या बताए थे? h बाई, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला देखिए, h बाई पी या h बाई एम भी, तो क्या हो जाएगा? h बाई पी। अब मान लो चार्ज को v से एक्सीलरेट कर रहे हैं तो इसमें कितना काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा? इसमें इसका जो एनर्जी हो जाएगा, एनर्जी बराबर क्या होता है? वर्क डन बराबर चार्ज गुना वोल्टेज, तो Q इंटू वी, तो यहाँ पर ये आ गया इसका एनर्जी। और मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के रूप में लिखेंगे तो 2m इंटू क्या जाएगा? तो यहाँ पर 2m और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी Q इंटू वी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? h बाई 2m Q इंटू वी। ऑप्शन नंबर ये डी ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, h बाई अंडर रूट 2QMV, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि इस तरीके से सॉल्व करते हैं। इसका फॉर्मूला h बाई पी, पी को हम लिख सकते हैं ना, पी को काइनेटिक एनर्जी के रूप में क्या लिखते हैं? अंदर 2m के ई लिखते हैं, और काइनेटिक एनर्जी की जगह हम क्या लगा दिए? इससे पहले दो वीडियो आ चुका है, फर्स्ट सेकंड। सेकंड में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का किए हुए थे, और फर्स्ट में हम फर्स्ट चैप्टर से किए हुए थे। दोनों वीडियो को देखिए, इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं शायद वहां पे। तो इतने में से पक्का है बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, मुझे लग रहा है यहाँ से 30-35 क्वेश्चन, जो जितना हमने करवाया है 150 आज, और इससे पहले भी 100 करवाया होंगे, मतलब 300 में आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो आप 2 बार 3 बार जितने भी देख सकते हैं, जितना समय आपके पास अवेलेबल है उसके अनुसार इसको देखिए, समझिए और डिटेल्स में देखिए, और पक्का क्वेश्चन आप अच्छा करके आएंगे, हमारा विश्वास है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, जाइए फोड़ के आइए।